पीडीटी आचार्य, संविधान के एक्सपर्ट हैं, संविधान के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सर जुड़ने के लिए। सर, मेरा पहला तो सवाल आपसे यही कि आपका असेसमेंट, कल से आपने महाराष्ट्र में देखा जो अब हो रहा है, आप क्या असेस करेंगे, वहां की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, इसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता जी। लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं इसमें, जैसे आपके एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल जो है, तो उसकी दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने अभी, जैसे आपने कहा कि इन्होंने पिटिशंस ऑलरेडी दे चुके हैं, जिन्होंने मंत्री की शपथ ली है उनके खिलाफ इन्होंने पिटिशंस भेजे हैं स्पीकर के पास जी। तो इसका मतलब है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाना है, क्योंकि 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है या अयोग्यता जो भी है, जो हिंदी में कहते हैं उसको, उसके दो कारण होते हैं, दो ग्राउंड्स होते हैं। एक तो ये है कि इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी है। दूसरा, जो हाउस में जो वोट होता है उस वक्त जो अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ, डायरेक्शन के खिलाफ, विप के खिलाफ दूसरी पार्टी के फेवर में वोट देते हैं। ये दो ग्राउंड्स, और इन दो ग्राउंड्स के ऊपर इनको अयोग्य ठहराया जाता है। और यहां पर वो हाउस तो मीट किया नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए इन्होंने याचिका तो ये किया होगा कि इन्होंने पार्टी स्वेच्छा से छोड़ी है। तो स्पीकर को अभी देखना है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है स्वेच्छा से। तो पार्टी का मतलब है जो पार्टी शरद पवार के नेतृत्व में जो पार्टी है वही एनसीपी है। सर, जो ये 10th शेड्यूल जो है संविधान का, क्योंकि सुप्रिया सूले ने भी जो चिट्ठी लिखी है शरद पवार को, जो ट्विटर पर भी है, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर एक्शन लेने की, उसको मान भी लिया गया है, वो 10th शेड्यूल का हवाला दे रही है। ये क्या है, जरा दर्शकों को बताइए, कितना अहम है इस समय? देखिए, 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है, उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून कहते हैं, जो आम भाषा में दल बदल कानून कहते हैं। मतलब दल बदल को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था 1985 में, वो कानून है। तो उसके अंदर जो एमएलएस और एमपीस एक अपनी पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या अपनी पार्टी के डायरेक्शंस, जो हाउस में डायरेक्शन देते हैं वोट देने के लिए, तो उसके खिलाफ वोट देते हैं। तो इन दो ग्राउंड्स पे इनको अयोग्य ठहराया जाता है। अयोग्य का मतलब है हाउस से, मतलब सदन से निकालना, उनका मेंबरशिप खत्म करना। अयोग्य इसको कहते हैं, इनका मेंबरशिप खत्म करना, मतलब इसके बाद वो मेंबर नहीं रहेंगे हाउस में। ठीक है। तो सर, जी, हाँ, मेरा इसमें ये सवाल था कि अभी हमने हाल में महाराष्ट्र में देखा था, जब जिस तरह से शिवसेना सरकार टूटी थी, ये पूरा मामला इतना घमासान मचा और सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार में एक तरह से बात जो थी उसका फैसला भी आना बाकी है, लेकिन स्पीकर तक कर दिया था कि स्पीकर ही तय करे। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्पीकर अब किस खेमे के हैं, ये भी हम सब समझते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे अगर ना रिजाइन करते तो हम उनको रीइंस्टेट करते। तो ऐसे में एनसीपी, जो शरद पवार गुट है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस समय? ना, इस वक्त उनको बस जो लोग वहां से निकल गए हैं और जो मंत्री बने हैं, इनको अयोग्य करवाना है। खैर, वो तो स्पीकर ही डिसाइड करेगा, और स्पीकर इसको किस तरह का डिसीजन लेते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते जी। लेकिन ये बात तो सही है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो भी स्वेच्छा से छोड़ी है, अपनी मर्जी से छोड़ी है, ये तो फैक्ट है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ या 10th शेड्यूल में तो यही कहा गया है कि जो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ते हैं उनको अयोग्य किया जाता है।
बिल्कुल, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, क्योंकि मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, खुद शरद पवार ने जब बनाया था तो उन्होंने अब जयंत पाटिल को हटा दिया है, और कुछ ही देर पहले शरद पवार वगैरह ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को हटाया था। तो फिर असली कौन है, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, ये जो सिलसिला जो है हमने कई बार देखा है। हाँ। अभी महाराष्ट्र के केस में ही जो शिवसेना पार्टी के मामले में तो यही हुआ है। लेकिन जहां तक एंटी डिफेक्शन लॉ या 10 शेड्यूल का सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं होता इस तरह से आपस में एक दूसरे को सस्पेंड करना या दूसरे किसी को इंस्टॉल करना। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर स्पीकर जब डिसीजन लेंगे उस वक्त उनको बस एक ही चीज देखनी होती है, इनकी पार्टी कौन सी है, और इनकी पार्टी डिसाइड करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ में एक स्पष्ट प्रोविजन है। वो ये है, इनकी वही पार्टी है जिसने इनको इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया था। अच्छा, उसी के आधार पर ये सारा डिसीजन लिया जाना है। तो ये बहुत अहम और दिलचस्प बात आपने कही है, सब कि किस तरह से जिस पार्टी ने आपको चुनाव लड़वाया है वो एक तरह से मेन पार्टी मानी जाएगी। सर, जैसे अगर विधायकों की संख्या को लेकर आखिरी सवाल यही है, अब भले ही अजीत पवार गुट कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं और शरद पवार कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, तो ऐसे में ये इसको क्या कोई टाइम पीरियड है, किस तरह से स्थिति को समझे? हालांकि हमने शिवसेना के समय का ये पूरा सियासी ड्रामा देखा है। देखिए, संख्या का कोई मतलब नहीं है इसमें। एंटी डिफेक्शन लॉ में संख्या का मतलब तब होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज करने का डिसीजन लेते हैं। मर्ज करने का, पॉलिटिकल पार्टी, ये लेजिस्लेचर पार्टी नहीं, एमएलएस नहीं, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। मान लो शरद पवार का जो पार्टी है एनसीपी, शरद पवार और इनके बाकी जो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी किसी पार्टी में मर्ज करते हैं, तो वो डिसीजन जब लेने के बाद एमएलएस जो है उनमें से 2/3 मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे, तो वो जो मर्जर है वो वैध, लीगली वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं। तो 2/3 नंबर का सवाल तो वही उठता है, अदरवाइज कोई नंबर का सवाल इसमें होता नहीं है। और इसमें अयोग्य ठहराने के लिए, जैसे मैंने कहा कि जो ग्राउंड है वो ग्राउंड अवेलेबल है, जैसे स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है जिन्होंने, उनको अयोग्य किया जाना है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन जो आपको चुनाव लड़ा रहा है वो अहम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सर जुड़ने के लिए।